और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कोरोना का आंकड़ा प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। 1,02,461 कोरोना मरीजों की कुल संख्या हो गई है और कल मिले 3,896 नए मरीज। रायपुर में 891 नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 30,689 पहुंच गई है और कोरोना से अब तक 817 लोगों की मौत हुई है। 70,955 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार बहुत ही तेजी से पहुंच गया है। अभी पिछले 3 दिन पहले ही 90 से 95 के बीच में था। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर दिन 2 से 3 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि 1,02,461 कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है। कल 3,896 नए कोरोना मरीज सामने आए थे, जबकि इस वक्त प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन है। उसके बावजूद 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जो एक्टिव केस हैं 70,955 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं और बाकी के जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। 1,02,461 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है और कल 3,896 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 891 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,689 हो गई है और कोरोना से अब तक 817 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 70,955 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अब तक 70,955 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, 1 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है और आश्चर्य की बात यह है देवव्रत कि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद 3,800 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये चिंताजनक बात भी है कि 3,000 आंकड़े लॉकडाउन के दौरान जब सामने आ रहे हैं, तब आने वाले समय में हो सकता है कि आंकड़े और ज़्यादा बढ़ें। और किस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोरोना के कुल आंकड़े 1 लाख पार कर चुके हैं। 193 दिन पहले ही कोरोना का पहला मरीज छत्तीसगढ़ में मिला था और अब 193 दिन के बाद ये आंकड़ा 1 लाख के पार है। हालांकि राहत की बात ये भी है कि 70,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चिंताजनक स्थिति फिलहाल राजधानी रायपुर में बनी हुई है, जहां से सबसे ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं, इसके अलावा दुर्ग है और कई ऐसे ज़िले हैं जहां से लगातार मरीज निकल रहे हैं और इसलिए सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह के हालात और परिस्थितियाँ बन रही है, उससे ये नहीं लगता है कि अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर में लॉकडाउन कल ख़त्म हो रहा है। 28 तारीख तक लॉकडाउन की मियाद 1 हफ्ते की रखी गई थी और बाकी शहरों में कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर 30 तारीख तक के ये रहेगा। कुछ शहरों में 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था। तो अलग अलग शहरों में वहां के कलेक्टरों ने ये तय किया है कि लॉकडाउन की सीमा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण का जो दायरा बढ़ रहा था उस वजह से लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस दौरान भी अगर 3,000 के पार आंकड़े आते हैं तो ये सरकार के लिए भी चिंताजनक है और आम जनता के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि लापरवाहियां अगर बरती गई तो उसके बाद संक्रमण भी बढ़ेगा और ये चीज़ देखने को मिल भी रही है। जहाँ जहाँ लापरवाही बढ़ी वहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को अपनी आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि प्रदेश की अभी सुचारू रूप से चलानी है, इसलिए आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बढ़ते आंकड़े फिलहाल सरकार के लिए और आम जनता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों के साथ कैजुअलिटी भी बढ़ेगी और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि रिकवरी रेट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, एक सीरो सर्वे हुआ था उसमें भी ये पता चला कि रायपुर में अब तक केवल 14% लोग ही संक्रमित इससे हुए हैं, जबकि 86% लोग अब तक कोरोना ने छुआ तक नहीं है। तब ऐसे में अगर बाकी लोग भी इसकी जद में आते हैं तो आने वाले समय में चुनौतियां सरकार के लिए और आम जनता के लिए बढ़ सकती हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, ना कि सरकार के कहने पर आप लॉकडाउन का पालन करें। बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी में प्रदेश का कद कम हुआ है। सरोज पांडे और आम विचार नेताओं को बीजेपी की नई टीम से बाहर कर दिया गया है। रमन सिंह को फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जम्बो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है। इसमें स्थान पाने वाले सभी नेताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। लेकिन पूरी सूची देखने के बाद एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि डॉक्टर रमन सिंह के अलावा बहन सरोज पांडे और राज्यसभा सांसद राम विचार नेताओं को भी इस सूची में जगह नहीं मिली है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय हाईकमान यहाँ के स्थानीय संगठन को किसी योग्य भी नहीं समझता है, क्योंकि 15 वर्षों तक यहाँ सत्ता में रहने वाली बीजेपी अगर मात्र 14 सीटों पर सिमट जाती है तो फिर पिटे हुए मोहरे को ही राष्ट्रीय। वो कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने स्तर पर पूरी ताकत के साथ में काम करेंगे। इसलिए रामविचार नेताम भी आज भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। प्रदेश में उनकी एक अपनी साख है, अपनी एक पकड़ है। हमारी अनुसूचित जनजाति में वो एक प्रभावशाली नेता है। इसलिए वो किसी पद पर रहे या नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। तो वहीं रायपुर में कल गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक की। बैठक अपराध और नक्सलवाद पर हुई चर्चा और इस दौरान गृह मंत्री ने कई निर्देश दिए। प्रदेश के हर जिले में क्राइम के नेचर के आधार पर रणनीति बनाने के लिए कहा गया। पुलिस पेट्रोल पंप खोलने के लिए सभी एसपी से प्रस्ताव मांगे गए और इसके साथ ही अब एएसआई और एसआई का ई चालान काटने का अधिकार देने का भी फैसला किया गया। पेट्रोल पंप की बात मैंने पहले भी कही थी। आज मैंने उनको कहा है कि इसको अभियान के रूप में शुरू कर दें कि 15 दिन के अंदर हर एसपी कहाँ कहाँ पुलिस पेट्रोल पंप खोलना है उसका प्रस्ताव जमीन देख के भेज दे, क्योंकि अभियान के रूप में करेंगे नहीं तो वो सालों चलता रहेगा। जैसे रायपुर, मान लो यहाँ 1-2 जगह पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे 4-5 जगह किया जा सकता है। इतना बड़ा रायपुर 20 सिटी में फैला हुआ। पुलिस पेट्रोल पंप में लोग ज्यादा आते हैं विश्वास से कि कम से कम मिक्स नहीं होगा मिट्टी तेल आदि, तो ज्यादा विश्वास होता है। तो हम चाहते हैं और फिर उससे जो इनकम होता है वो पुलिस वेलफेयर के काम आते हैं। छोटे छोटे कर्मचारी क्वार्टर पुराना आप देखेंगे क्रैक हुआ रखा है, बिजली का बोर्ड झूल रहा है, नया बनाना है, तो पुलिस वेलफेयर में हम इस पैसे को या मेधावी बच्चे हैं पुलिस विभाग के उनकी पढ़ाई के लिए, तो पुलिस वेलफेयर में इस प्रकार की राशियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले को 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पेयजल सहित अन्य विकास कार्यों के लिए सीएम ने करोड़ों के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की आधारशिला भी रखी गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मिली सौगात से जिले की दिशा और दशा बदल जाएगी। चाहे कोंडागांव नगर के लिए 45 करोड़ का जलावर्धन योजना हो या 6.5 करोड़ का मुक्ति बस स्टैंड हो, 2 करोड़ 18 लाख का मुक्ति धाम हो, ऐसे कैसे कई योजनाएं हैं जो कोंडागांव जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कहीं ना कहीं कोंडागांव जिले वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। सेंट्रल पूल में प्रदेश के चावल का कोटा बढ़ा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया स्वागत। केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया। पिछली बार से 40% से अधिक चावल लिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा सेंट्रल पूल में अतिरिक्त चावल लेने से राज्य सरकार को लाभ होगा। धान खरीदी और चावल के उठाव में मिलेगी मदद। सेंट्रल पूल में चावल के कोटे में इजाफा होगा। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो सेंट्रल पूल है उसको बढ़ाने की जो घोषणा करी है एक अच्छा संकेत है और छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर है। इसका छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा, यहाँ किसानों को लाभ मिलेगा और जो राज्य सरकार के ऊपर एक अधिभार पड़ता था वो भी काफी इसमें सहूलियत मिलेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूल नहीं लग रहे और ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है तो कुछ शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि आखिर गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा क्यों माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। जी हाँ, हमारे देश में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना जाता है। गुरु के ऊपर ही युवाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम आज आपको दो ऐसे शिक्षकों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मिसाल पेश की है और इनकी अब हर कोई सराहना कर रहा है। सबसे पहले बात कोरिया की, जहां लॉकडाउन लगने के बाद से ही अशोक लोधी ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। लॉकडाउन के दौर में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अशोक लोधी ने क्या खूब तरकीब निकाली। सिनेमा वाले बाबू के नाम से मशहूर अशोक लोधी शासकीय प्राथमिक शाला भाटापानी के शिक्षक हैं, जो रोजाना अपनी मोटरसाइकिल में LED टीवी बांधकर बच्चों की पढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं और मोहल्ला मोहल्ला पहुंचकर बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें फिल्मों, कार्टून और संगीत के जरिए पढ़ाने का और जागरूक करने का काम करते हैं। सिनेमा वाला बाबू, ये कैसा मेरा खुद का विचार हुआ कि बच्चे सिनेमा वाला बाबू नाम सुन के बहुत जल्दी मतलब आकर्षित हो जाए, दौड़ के आ जाए। इससे जो है हमने ऐसा विचारा है कि सिनेमा वाला बाबू मैं रखूं और बच्चे आकर्षित होके दौड़ के मेरे पास आ जाए और पढ़े। शासन प्रशासन बाकी तो जैसे BO साहब हैं, DO साहब है, APC हैं, सारे का प्रोत्साहित जो है हम लोग करते रहते हैं। तो हमको ये लगता है कि अलग से कुछ करे, ऐसा काम करे जो कि इस हमारे गांव में, देश में, प्रदेश में नाम हो। गांव में बच्चों को अब रोजाना सिनेमा वाले बाबू का बाकायदा इंतजार रहता है। LED टीवी के जरिए पढ़ाई का बच्चों में खासा प्रभाव है। बच्चों को उनके मोहल्ले और घरों में हाईटेक तरीके से पढ़ाने का अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। बच्चे किताबों के पाठ्यक्रम के साथ कार्टून के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इससे खुश भी हैं। क्यों मजा आता है? क्योंकि अभी कार्टून भी दिखाते हैं, मोहल्ला क्लास में आके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं और उसे शिक्षा भी देते हैं। तो ये ज्यादा समझ में आता है? यस सर। इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। कोरोना काल में बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने वाले सिनेमा वाले बाबू की तरह ही पेटी वाली दीदी का भी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने का बीड़ा उठाने वाली रायपुर की PG उमाठे एक नए प्रयास के जरिए बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही हैं। रीता मंडल ने बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने के लिए ऐसे नवाचार का प्रयोग किया जो सभी कक्षा में पढ़ाया जा सके और ऐसे ही संयुक्त विषयों को चुनकर गणितीय आकृतियाँ और उससे संबंधित गतिविधियों के जरिए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के हुनर की सभी तारीफ करते हैं। पेटी लेकर जाने लगी हूँ तब से बच्चे बहुत ही खुशी से हर गतिविधि में भाग ले पाते हैं और मैं वो पेटी उनके सामने बिल्कुल खोल के रखती हूँ कि आपको जो भी कलर के कागज़ या जो भी कलर का आपको कोई भी सामान वस्तु चाहिए, कलर्स चाहिए, पेंटिंग्स चाहिए या जो भी वस्तु चाहिए, आप अपनी पसंद से चुनिए। तो बच्चे जो हैं वो अब गतिविधि करते हुए बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजधानी में 7 जगहों पर रीता मंडल की क्लासेस चलती हैं, जहां शिक्षक सारथी की मदद से रीता बच्चों को पढ़ाती हैं। इस दौरान पेटी लेकर रीता बच्चों के ही मोहल्ले में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ बच्चों को पहले अपनी पसंद का सामान चुनने के लिए कहा जाता है और उनकी पसंद के मुताबिक ही रोचक तरीके से बच्चों को रीता पढ़ाती हैं। रीता मंडल की इस कोशिश में सरकार भी उनका पूरा साथ दे रही है। मैंने ये सोचा कि
क्यों ना मैं इनके लिए गतिविधि करने के लिए जो सामान्य चीज़ें हैं, जो सामान्य वस्तुएं जैसे चार्ट पेपर है, कैंची है, गोंद है, फेविकॉल है, ये सभी चीज़ें मैंने खरीदी बहुत सारी बच्चों के हिसाब से, और मैंने उसको एक पेटी में रखकर फिर मैं अपनी कक्षा में लेकर जाने लगी। अशोक लोधी और रीता की कोशिशों को सरकार का साथ तो मिला ही, साथ ही कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश सरकार हर उस अच्छे प्रयास को प्रोत्साहित करती है जो प्रदेश के नौनिहालों के हित में हो। कोरिया से अमतेश और रायपुर से देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।